नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दादी वाई अकेडमी में। इस लेक्चर में हम इतिहास के अंतर्गत कंटिन्यू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज और इसका सेट 6 है। इसमें हम कौन से प्रश्न कवर कर रहे हैं? 1995 से लेकर 2019 तक के जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं पिछले 25 वर्षों में, उनको हम यहाँ पे सम्मिलित कर रहे हैं और ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और इससे पहले हम जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, इससे संबंधित सीरीज जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसको यदि देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी गई है, आप उन लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं और यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके भी उन लेक्चर्स तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तक वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवव्रत नवी के। आज का पहला सवाल, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। कैबिनेट मिशन योजना का लक्ष्य ये था कि भारत का विभाजन ना होने दिया जाए, भारत का विभाजन ना होने दिया जाए। ये सवाल पूछा गया था 1999 में। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसके पक्ष में पूरी तरह से थे सरदार पटेल। आंसर है इसका सी, सरदार पटेल। कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में अपनी योजना प्रस्तुत की। सरदार पटेल इस योजना के पूरे पक्ष में थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसने अपना प्रस्ताव मई 1946 में प्रस्तुत किया। इसने भारत के विभाजन को नकार दिया था। ठीक है, और इसके पूर्णतः पक्ष में कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के लक्ष्य के पक्ष में थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। ये सवाल 1999 में पूछा गया। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने तो खुद ने इस्तीफा दिया था। यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस इस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय थे और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वितीय ज्येष्ठ भ्राता थे। आर.सी. दत्त जी, ये इन्होंने भी इस परीक्षा को पास किया है। और यहाँ पे ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने दो बार इस परीक्षा को पास किया था, लेकिन दूसरी बार में ये बर्खास्त कर दिए गए थे। ठीक है, दूसरी बार में बर्खास्त कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ पे जानते इनके बारे में और इस प्रश्न के बारे में। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु सही आयु में मतभेद के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिए गए और न्यायालय द्वारा इस मामले को हरी झंडी देने के बाद 1874 में उन्होंने पुनः इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया तथा सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए। यद्यपि जल्द ही बनर्जी को उनके पद से जाति भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिए गए। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न के बारे में। आगे हम देखते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ये सवाल 1999 में पूछा गया है। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंडों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो जो शब्द है इंपीरियल प्रेफरेंस, इसका प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। तो इसका आंसर है यहाँ पे ए। आंसर है ए। अगला सवाल कथन और कारण से संबंधित है। हमको ये बताना है कथन के लिए क्या ये कारण सही है या फिर ये कारण जो दिए गए इस कथन के लिए सही है। इस प्रकार का ये सवाल है। चलिए देखते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। सिपाही विद्रोह किसको कहते हैं? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह इसको कहा था। कारण यहाँ पे दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो ये सवाल पूछेगा 1999 में। तो क्या ये कथन और कारण सही है? ये कथन और कारण, कथन जो दिया गया और उसका कारण जो दिया गया बिल्कुल भी सही है। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे और लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 ईस्वी के कारण 42 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर है यहाँ पे ए। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। तो पहला ऑप्शन यही रहता है कि ये कथन सही है, कारण भी सही है। दूसरे में
दूसरे में कथन सही है, कारण गलत है। इस प्रकार ये कूट ऐसा मतलब जमाया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस प्रकार कूट है तो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। हालांकि आपको चेक कर लेना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, इस क्रांति ने स्वतंत्रता की मांग को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया और 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संपूर्ण देश ने व्यापक रूप से हिस्सा लिया था। अगला सवाल है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? साहसिक कदम पहला क्या था, मतलब पहला जो इन्होंने सत्याग्रह वगैरह किया या फिर जो भी साहसिक कदम था इनका, वो क्या था? जो आंदोलन वगैरह किया वो क्या था? ऑप्शन देखते हैं, असहयोग आंदोलन, रॉलेट आंदोलन, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। तो जब गांधी जी पहली बार उन्होंने अपना साहसिक कदम लिया था, यानी भारत लौटने के बाद, तो वो था चंपारण आंदोलन से संबंधित। ये किसानों और जो किसान थे, नील की खेती किया करते थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, उनके लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पे चंपारण आंदोलन इन्होंने किया था। गांधी जी का प्रथम साहसिक कदम चंपारण आंदोलन था, जिसका प्रारंभ हुआ था 1917 ईस्वी में। 1917 में ये प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर यहाँ पे सी। अगला सवाल, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत गोगत्व समाप्त हो गई, यानी आखिरी में समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में? ये सवाल पूछा गया। 1999 का ये सवाल है। अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो ये जो नीति थी प्रार्थना और याचिका की, वो समाप्त हुई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। आंसर है इसका बी। आंसर है बी। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त हो गई। 1905 के बाद कांग्रेस से नरम दल का प्रभाव कम हो गया तथा तिलक के नेतृत्व में क्रांतिकारी विचारधारा का विस्तार हुआ। ये विचारधारा ब्रिटिश शासन से प्रार्थना या याचिका द्वारा किसी मांग को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। प्रार्थना और जो याचिका की पद्धति थी उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1999 का सवाल पूछा गया। सूची 1 सूची 2 यहाँ पे है, यह बताना है कि किसका संबंध किससे है। हम देखते हैं यहाँ पे सूची 1 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, अरविंद घोष। यहाँ पे सूची 2 में हमको चेक करना है कि इसका संबंध यहाँ पे किससे है। वंदे मातरम, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, दद्दी तलवार, कॉमनवेल्थ। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसका, जो अरविंद घोष जी का संबंध है वंदे मातरम से, ठीक है। एनी बेसेंट का संबंध है यहाँ पे दी जो कॉमनवेल्थ है उससे, ठीक है, कॉमनवेल्थ से संबंध है इसका। और यहाँ पे जो मैडम भीकाजी कामा है उनका संबंध है यहाँ पे दी तलवार से, दी तलवार। और यहाँ पे श्यामाजी कृष्ण वर्मा का संबंध यहाँ पे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से, ठीक है। तो इस प्रकार इसके जो कूट है वो हम देख लेते हैं। ए का है बी, ए का यहाँ पे बी, ठीक है। ए का 2 है, सॉरी, ए का बी नहीं, ये ए बी सी डी इस वाली रो में है और इस वाली सूची में, और 1 2 3 4 इस वाली सूची में। तो ए का है 2, बी का है 3, बी का 3 यहाँ पे देखते हैं हम। ए का 2, ए के 2 वाले ऑप्शन देख लेते हैं। बी का 3, बी के 3 वाला ऑप्शन ये है। 3 का 4, 3 का 4 ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और डी का 1 ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जो पहला वाला कूट है वो यहाँ पे सही है, इसलिए इसका आंसर है यहाँ पे ए। आंसर इसका ए, ठीक है। इस प्रकार जो सही सम्मिलित है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा का संबंध इंडियन सोशलोजिस्ट से, और मैडम भीकाजी कामा का संबंध दी तलवार से, एनी बेसेंट का संबंध कॉमनवेल्थ से, और अरविंद घोष का संबंध वंदे मातरम से है। अगला सवाल है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना में एचिसन के इस कथन का संबंध है, ठीक है। यहाँ बताना है कौन सी मतलब इनमें से किस में भारत में हिंदू और मुस्लिम को ये आपस में जो था भिड़वा नहीं पाए, मतलब आपस में इनका झगड़ा नहीं करवा पाए। सन 2000 में ये सवाल पूछा गया है। 1857 ईस्वी का विप्लव में, चंपारण सत्याग्रह में, खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो 1922 तक हुआ है, 1942 की अगस्त क्रांति से, इसका संबंध है यहाँ पे खिलाफत और असहयोग आंदोलन से, खिलाफत और असहयोग आंदोलन से, क्योंकि महात्मा गांधी ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन को संगठित कर लिया था, ठीक है। आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। ये सवाल सन 2000 में पूछा गया है। केंद्र के साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक
अखिल भारतीय संघ। तो एक विशिष्ट युक्ति नहीं, एक विशिष्ट युक्त नहीं है जो 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम था उसका। तो ये है केंद्र के साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। आंसर है इसका ए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई और 1919 अधिनियम में द्वैध शासन केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी लागू कर दिया गया। तो आंसर है इसका ए। आज का अगला और आखिरी सवाल है, 1943 में आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, INA, इंडियन नेशनल आर्मी अस्तित्व में आई। किसका मतलब कहाँ पे अस्तित्व में आई, ये सवाल पूछा गया सन 2000 में। ये सवाल पूछा गया है जापान, तत्कालीन वर्मा में, सिंगापुर में या फिर तत्कालीन मलाया में। तो ये अस्तित्व में आई थी जापान में अस्तित्व में आई थी। आंसर इसका है। रासबिहारी बोस ने जापानियों के प्रभाव और सहायता से दक्षिण पूर्व एशिया से जापान द्वारा एकत्रित लगभग 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और इसकी संरचना रासबिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की थी। प्रारंभ में इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया जो जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। ठीक है, जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए। अब आपके लिए सवाल है कि जापान द्वारा जो भारतीय सैनिक उनको युद्धबंदी किस कारण से बना लिए गए थे। ठीक है, कौन सा युद्ध उस समय चल रहा था, ये आपके लिए सवाल है आज का। ठीक है, बताइए कमेंट करके आपको बताना है, देखते हैं कौन बताता है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। तो अपनी जो प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर था। जैसा भी लगा आपको ये लेक्चर, अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक किए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम अगले लेक्चर में इसका सुधार कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।